बिहार का सबसे पहला डॉन जिसने बिहार में AK-47 तब लाया जब बिहार पुलिस ने AK-47 का सिर्फ नाम सुना था। बिहार का वो पहला डॉन 1990 में पहली बार दिनदहाड़े AK-47 से किसी की हत्या कर चुका था और उस वक्त तक AK-47 के नाम से बिहार पुलिस उस डॉन से इतना दूर रहा करते थे जितना सांप और चूहा एक दूसरे से रहा करते हैं। जब वह किसी गलियों से गुजरता था तो पुलिस वाले हर नाके से हट जाया करते थे। किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं था। दिन दहाड़े गोलियां चलती थी और कहा जाता है कि पुलिस प्रशासन ने खुद को उस डॉन के आगे सरेंडर कर दिया था। एक वक्त तक पढ़ाई में धुरंधर रहने वाला छात्र जब डॉन बना तो उसका एक छत्र राज चला करता था। वह किसी के लिए मसीहा था तो किसी के लिए गुंडा, बिल्कुल किसी रॉबिन हुड की तरह। लेकिन आम इंसान से दबंगों का बाप बनना इतना भी आसान नहीं था। आज हम आपको उसी रॉबिन हुड की कहानी सुनाएंगे जिसने पढ़ाई में डबल MA कर रखा था और उसे बाकायदा दरभंगा में सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिल चुकी थी। लेकिन फिर किस्मत ने कुछ ऐसा खेल खेला कि वो बिहार का सबसे पहला डॉन बन गया। नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप सफर बिहार देख रहे हैं। ये कहानी 90 के दशक के उस बिहार का है जब झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था। उसी 90 के दशक में एक नाम बहुत कुख्यात हुआ और वो नाम था अशोक सम्राट का, या फिर आप सम्राट अशोक कह लीजिए उसका। यह नाम इतना कुख्यात हुआ कि इतना बड़ा सिस्टम भी उसके सामने नतमस्तक हो गया। अशोक सम्राट का जन्म बेगूसराय जिले के तेघरा गांव में हुआ था। अशोक का असली नाम अशोक शर्मा था और उसके पिता किसान थे। जन्म से लेकर आतंक की दुनिया में कदम रखने से पहले तक अशोक किसी आम छात्र की तरह पढ़ाई किया करता था। खपरेल का घर था और उससे ऊपर उठने की इच्छा थी। आतंक की दुनिया में आने से पहले सम्राट अशोक सिर्फ अशोक हुआ करता था, लेकिन आतंक का रास्ता अपनाने के बाद उसने अपने नाम में खुद से सम्राट शब्द जोड़ लिया। पढ़ाई में उसने संस्कृत में डबल MA किया और पढ़ लिख कर उसका चयन दरभंगा में सब इंस्पेक्टर पद के लिए हुआ था। अशोक दरभंगा में ही थे कि उसे पता चला कि उसके जीवन के सबसे जिगरी दोस्त रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया ने जहर खा लिया है। अशोक जहाँ थे वहां से दौड़कर दरभंगा के रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और वहां से सीधे ट्रेन पकड़कर बरौनी पहुंच जाते हैं। तब तक अशोक के दोस्त को अस्पताल भेजा जा चुका था, लेकिन दोस्ती इतनी गहरी थी कि बरौनी उतरने के बाद अशोक अस्पताल नहीं गए बल्कि तमतमाकर अपने घर पहुंचे और वहां से एक रिवॉल्वर निकालकर अपने पेट में खुद से गोली मार ली। अशोक ने सोचा कि जब मेरा दोस्त ही इस दुनिया में नहीं रहेगा तब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। लेकिन भाग का खेल देखिए कि दोनों बच जाते हैं और जान बचने के बाद जब दोनों एक दूसरे से मिले तब उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। अशोक के परिवार वाले कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थक थे और आमतौर पर बेगूसराय जिला कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है। लेकिन अशोक कम्युनिस्ट विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस के विचारधारा में विश्वास रखते थे। लेकिन जैसा कि सम्राट अशोक के भतीजे पंकज शर्मा बताते हैं कि CPI के कुछ नेताओं ने अपने लाल झंडे के तहत अशोक को उलझा लिया था और उन नेताओं ने इन दोनों दोस्तों के बीच इस तरह की दुश्मनी पैदा कर दी जिससे दोनों जिगरी दोस्त एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। रामविलास चौधरी उर्फ मुखिया अशोक को जान से मारने के पीछे पड़ गए और सम्राट अशोक को हर जगह ढूंढा जाने लगा ताकि जहां वो दिखे उनका कत्ल कर दिया जाए। जिगरी दोस्त खून का प्यासा हो चुका था और अशोक उस दोस्त के डर से भागे भागे फिर रहे थे। अशोक को लगा कि उनका बचना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने बंदूक उठाने की सोची और अपनी मर्जी से उन्होंने अपने भाग्य में आतंक का रास्ता लिख दिया। अब पहला सवाल है कि अशोक के पास AK-47 आया कहां से। इसके जवाब में दो कहानी है। पहली कहानी ये कहती है कि अशोक को यह राइफल पंजाब के खालिस्तानियों से मिला था। दूसरी कहानी ये कहती है कि सेना ने कुछ आतंकवादियों को पकड़कर उससे AK-47 बरामद किया था और यही AK-47 किसी तरह से अशोक के पास पहुंच गया था। अशोक ने शुरुआत में बरौनी रिफाइनरी का ठेका लेना शुरू किया और फिर उसने रेलवे का टेंडर लेना भी शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो बिहार के बेगूसराय से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर तक जितना भी ठेका निकलता था उस पर पहला अधिकार अशोक का हुआ करता था। शुरुआत में अशोक रतन सिंह नाम के एक बिल्डर के कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम किया करता था और उसी वक्त के दबंग नेता हेमंत शाही के लिए भी सम्राट अशोक काम कर चुका था। इस बीच सम्राट अशोक ने फायरिंग भी सीखी और अपने समय के सबसे शार्प शूटर बन गए। एक आम इंसान से आतंक का आका बनने के बीच में एक उपलब्धि यह भी थी कि अब तक पुलिस के पास सम्राट अशोक की एक भी तस्वीर नहीं थी, इसलिए पुलिस ने उसका नाम तो बहुत सुना था लेकिन उसे कभी गिरफ्तार नहीं कर पाई। एक एनकाउंटर में जब वो मारा गया तो एनकाउंटर करने वाले शशिभूषण शर्मा को भी ये पता नहीं था कि उनके हाथ से आज बिहार का सबसे बड़ा डॉन मारा गया है। 5 मई 1995 को अशोक का एनकाउंटर शाम के 4 बजे के आसपास किया गया था। पूरी कहानी क्या है अब ये सुनिए।
पुलिस को 12 बजे के आसपास सिर्फ इतना पता चला कि कुछ गुंडे टेंडर के सिलसिले में सोनपुर के एक व्यक्ति का अपहरण करके उसको मारने वाले हैं। इसके बाद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट शशि भूषण शर्मा पुलिस जीप में कुछ लोगों के साथ गश्ती करने के लिए निकलते हैं और शशि भूषण को उस रास्ते का पता चलता है जिस रास्ते से ये लोग अपहरण करने के लिए जाने वाले थे। पुलिस ने उस रास्ते में अपना जीप लगा दिया और गुंडों का इंतजार करने लगे। अचानक एक वैन में कुछ लोग आते हुए दिखते हैं और उस वैन के आगे बैठे एक शख्स के पास राइफल दिखा तो पुलिस ने तुरंत अपनी जीप रोड के बीच लगाकर उस वैन का रास्ता ब्लॉक कर दिया, जिसके बाद आ रही गाड़ी के ड्राइवर ने बगल से निकालना चाहा, लेकिन जब नहीं निकाल पाया तो गाड़ी रोककर उन्होंने राइफल से गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक गोली शशि भूषण को टारगेट करते हुए भी चलाई गई थी, लेकिन वह उन्हें नहीं लगी। पुलिस को लगा कि कुछ देर में गोलीबारी रुक जाएगी, लेकिन वैन से अंधाधुंध गोलियां चलाई जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी। गाड़ी में कुल 6 लोग बैठे हुए थे और फायरिंग कर रहे एक शख्स ने ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने के लिए कहा, लेकिन ड्राइवर को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो फायरिंग के बीच गाड़ी को मुड़ाए, इसीलिए वह स्टीयरिंग के नीचे ही दुबक गया। लेकिन जिसने गाड़ी मोड़ने के लिए कहा था उसे लगा कि ड्राइवर को गोली लग गई है और वो मर गया है, जिसके बाद बाकी बचे 5 लोग गाड़ी से उतरकर अलग अलग दिशा में भागने लगे। 4 लोग एक तरफ भागे, वहीं दूसरी एक तरफ भागा। पुलिस ने एक की जगह 4 लोगों को टारगेट करते हुए उनका पीछा करना शुरू कर दिया। फिर संयोग से वहीं खेत में काम कर रहे कुछ लोगों ने पुलिस को इनके पीछे भागते देख डकैत डकैत चिल्लाने लगते हैं, जिसके बाद उन लोगों के पीछे वो लोग भी दौड़ने लगते हैं। भागते भागते ये लोग फायरिंग भी कर रहे थे और इसी फायरिंग में ग्रामीण की जान चली गई। भागते भागते लोग रजौली गांव के एक झोपड़ी में जाकर छिप जाते हैं, जिसके बाद गांव वालों ने उस झोपड़ी में आग लगा दी। लेकिन शाम के 4 बजते बजते तीनों का काम पुलिस ने तमाम कर दिया। इसी में से एक सम्राट अशोक भी था और चारों का काम तमाम करने के बाद पुलिस वाले इनकी गाड़ी की तरफ भागते हैं। गाड़ी से ड्राइवर को गिरफ्तार किया जाता है और इसी गाड़ी से AK-47 में बरामद होता है। एनकाउंटर हुआ, 4 लोग मार भी दिए गए, एक को गिरफ्तार कर लिया गया, एक भाग गया था और थोड़े देर में सब कुछ शांत हो गया। शशि भूषण भी घर चले गए, लेकिन तब तक उन्हें इस बात का पता नहीं था कि उनके हाथ से आज बिहार का सबसे बड़ा डॉन मारा गया है। बाद में पटना के SSP ने शशि भूषण को विशेष तौर पर वैशाली से पटना लाया और फिर उन्हें सचिवालय थाना का इंस्पेक्टर बना दिया गया। अशोक मर चुका था पर उसकी कहानियां अब भी उसके पीछे रह गई थी। 1993 में बतौर SP बेगूसराय जाने वाले गुप्तेश्वर पांडे बताते हैं कि जब वो बेगूसराय गए थे उस वक्त DG के चैम्बर में बिहार के नक्शे में बेगूसराय को रेड मार्क करके रखा गया था और कहा जाता है कि उस समय बेगूसराय के लोकल CM से लेकर जज और पुलिस तक सब कुछ सम्राट अशोक ही हुआ करता था। प्रशासन पूरी तरीके से सरेंडर कर चुका था, लॉ एंड ऑर्डर नाम का कोई नामो निशान नहीं था और उस समय अधिकतर अपराधियों को बेगूसराय में शरण दिया जा रहा था। लेकिन गुप्तेश्वर पांडे के ऊपर सिर्फ एक धुन सवार था कि किसी भी तरीके से बेगूसराय के नक्शे से रेड क्रॉस को हटाया जा सके। इसी प्रयास के तहत सिर्फ 6 से 8 महीने में SP गुप्तेश्वर पांडे ने कम्युनिटी पुलिसिंग की मदद से 600 से अधिक अपराधियों को कानून के सामने सरेंडर करने को मजबूर कर दिया और करीब 40 अपराधी गुप्तेश्वर पांडे के नेतृत्व में हुए एनकाउंटर में मारे भी गए और बेगूसराय को इस तरीके से रेड जोन से बाहर लाया जा सका। तो ये थी सम्राट अशोक की कहानी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और अगर शेयर करने लायक लगे तो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।